एनटीए हिंदी इकाई 5 हिंदी कविता हम कर रहे थे। इसमें हमने अभी एक कवि किया था जयशंकर प्रसाद, जिसकी 2 रचनाएं हमने की, आंसू और कमायनी। अब उसके अगले जो कवि हैं वो हैं, अगले कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब निराला की कविताएं करते हैं, ये भी एनटीए के सिलेबस के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म हुआ था 1899 में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1961 में हुई थी। ठीक है, 1899 में इनका जन्म हुआ और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, इसके अंदर उनकी कविताओं के बारे में बताया जाएगा। उनकी प्रथम कविता, पहली कविता थी जूही की कली, जो 1916 में आई थी, 1916 में। ठीक है, 1916 में इनकी पहली कविता आई थी जिसका नाम है जूही की कली। प्रथम काव्य संग्रह, इनका पहला काव्य संग्रह क्या होता है? जिसमें उसकी कविताएं होती हैं, 8, 10, 15 कुछ कविताएं होती हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है? काव्य संग्रह। तो इनका पहला काव्य संग्रह जो था उसका नाम था अनामिका। उसमें कुछ कविताएं थी जो कि 1923 में आया था। इनका पहला काव्य संग्रह 1923 में आया था जिसका नाम है अनामिका। ओके, इनकी जो अंतिम कविता थी, पहली कविता तो जूही की कली थी, अंतिम कविता कौन सी है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये आखिरी कविता का नाम है इनका। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आखिरी कविता कौन सी है। ठीक है, फिर अंतिम काव्य संग्रह, ये तो अंतिम कविता थी। अंतिम काव्य संग्रह था सांध्य काकली के अंदर ही ये कविता थी इनकी, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो सांध्य काकली जो इनका अंतिम काव्य संग्रह था, जो 1969 में प्रकाशित हुआ था उनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि उनकी मृत्यु 1961 में हो गई थी, लेकिन ये प्रकाशित हुआ था 1969 के अंदर, उससे पहले वो लिख चुके थे। ठीक है, तो जो इनका अंतिम काव्य संग्रह है वो 1969 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था सांध्य काकली। उसकी अंतिम कविता जो थी वो थी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, और पहली कविता जूही की कली जो 1916 में इनकी आई थी। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं इसमें। इसके बाद कुछ अन्य तथ्य। अब इसके हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ कविताएं करनी है, जो कुछ इंपॉर्टेंट कविताएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर से क्वेश्चन एनटीए के अंदर लगातार पूछे जाते हैं। पहली कविता राम की शक्ति पूजा, ठीक है, जो कि रामायण से निकली हुई है। सरोज स्मृति लिखी थी इन्होंने अपनी पुत्री की याद में। उनकी पुत्री का देहांत 18 वर्ष की आयु में हो गया था, तो उसकी याद में, उसके शोक में इन्होंने सरोज स्मृति लिखी थी। तो सरोज स्मृति जो है वो एक शोक गीत है। वो क्या है? एक शोक गीत है, जो कि अपनी बेटी की मृत्यु के उपरांत उन्होंने लिखा था। उनकी बेटी का नाम ही सरोज था, इसीलिए उन्होंने इस कविता का नाम सरोज स्मृति रख दिया। एक कविता इन्होंने लिखी कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो है वो बदलते समाज का आईना है, जिसके अंदर पूंजीवादी और समाजवादी लोगों के बीच की टकराहट को दिखाया गया है। कुकुरमुत्ता के फूल और गुलाब के फूल के बीच उनको के रूप में दर्शा करके। ठीक है, मतलब उन्होंने पूंजीवादी समाज को गुलाब के फूल के रूप में दिखाया है, और जबकि जो गरीब और श्रमिक वर्ग है उसको कुकुरमुत्ता के रूप में दिखाया है। ठीक है, फिर है जागो फिर एक बार, एक और कविता है इनकी, जागो फिर एक बार, जूही की कली, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। ठीक है, तो ये 6 कविताएं हैं, और एक और है इसमें जो इन्होंने लिखी नहीं थी अभी, वरदे वीणा वादनी वरदे। ठीक है, जो कि सरस्वती वंदना के ऊपर है। तो ये कुछ कविताएं हैं जो हमें पढ़नी है इसके अंदर, जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे कुछ अन्य तथ्य, इनके बारे में कुछ अलग कुछ बातें हैं जो लोगों के बीच में प्रचलित हैं। इनको हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना गया। मुक्त छंद मतलब ऐसे छंद जिसका किसी से कोई रिलेशन ना हो। मुक्त का मतलब क्या होता है? फ्री, मतलब कुछ भी ऐसा लिखना जिसको आगे की लाइनों से और पीछे की लाइनों से कोई मतलब ना हो, उसका अपना खुद का एक मीनिंग निकलता हो। तो इन्होंने हिंदी में मुक्त छंद का यूज़ करना, इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, सीक्वेंस में चलते हैं, बीच में से अगर एक लाइन हट गई तो पूरी कविता का मतलब चेंज हो जाता है। तो कुछ ऐसे छंद जिनको हम अगर कविता से निकाल भी दे तो भी कविता का मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है, जैसे इन्होंने कुकुरमुत्ता लिखी थी, अगर उसमें 2-4 लाइनें हटा दें तो भी कविता कंप्लीट मानी जाएगी, कविता अधूरी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, वो होते मुक्त छंद।
निराला ने कवित्त को हिंदी का जातीय छंद कहा है। कवित्त मतलब जो कविता लिखी जाती है, हिंदी का क्या है, एक जातीय छंद है, एक अलग जातीय है कविता जो है। जैसे उपन्यास है, निबंध है, वैसे कवित्त भी एक अलग जातीय छंद है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है। परिमल के बारे में उन्होंने लिखा है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है। जैसे मनुष्य को भी फ्री रहने की जरूरत है ना, इंसान को, किसी भी इंसान को अगर प्रोग्रेस करनी है, अगर किसी को तुम डेवलप करना चाहते हो तो उसे फ्री छोड़ दो, उस पर कोई प्रेशर मत डालो, तो वो अपने आप ही अपने आप को डेवलप कर लेगा। उसी तरह से कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। अगर कविता अच्छी करना चाहते हो तो कविता मुक्त होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होते हैं, नेता लोग अपनी तारीफ में कविताएं लिखवाते हैं, अपनी तारीफ में लाइनें लिखवाते हैं, उसमें प्रेशर होता है कि इसकी बुराई नहीं कर सकता मैं, तो एक अच्छी कविता या अच्छा लेखन नहीं हो सकता जब तक कि हम खुल के ना लिख पाएं। खुल के लिखेंगे, सारी फीलिंग्स आएगी, तो वो एक अच्छा लेखन निकल के आएगा। चाहे वो कविता है, चाहे वो निबंध है, चाहे वो उपन्यास है, कुछ भी है, तो उसको मुक्त होना चाहिए। वैसे कविता की भी इंसान की तरह मुक्ति होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, वो किसी प्रेशर में नहीं लिखी जानी चाहिए। मतलब कवि के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसे अपने विचार लिखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब आचार्य शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनी मतलब वो बहुत सारी वस्तुओं को स्पर्श करके उनके बारे में लिख सकते हैं, ऐसी प्रतिभा उनके अंदर है, उनको फील कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ फील कर सकते हैं। तो ये टैलेंट है निराला जी का। किसके अकॉर्डिंग? आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल पूरा नाम है इनका। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा जो है वो निराला जी में है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एनटीए के अंदर कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, ऐसा किस राइटर ने, किस लेखक ने कहा? तो उनका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी पुत्री का नाम सरोज था, जिनकी याद में इन्होंने सरोज स्मृति लिखी। क्वेश्चन आ सकता है उनकी पुत्री का क्या नाम था, ठीक है, सरोज। तो उन्हीं की याद में उन्होंने सरोज स्मृति लिखी थी। ओके। इसके बाद इनको ओज और उदात्य का कवि कहा गया। ओज मतलब इनके अंदर जोश था, इनके अंदर क्या था, जोश। उदात्य मतलब इनके जैसा कोई दूसरा कवि नहीं था, ठीक है, जो इनके अंदर जोश भी था, और ये एक नरम हृदय वाले, नरम दिल वाले कवि थे। निराला को नए कवियों का गोरखनाथ कहा गया। गोरखनाथ मतलब गुरु, गोरखनाथ मतलब गुरु। गोरखनाथ थे जो रामायण से पहले आए थे, पहले के काल में थे वो, जिसका वध जो किया था माँ वैष्णो देवी ने किया था। तो गोरखनाथ तो जो सबके गुरु थे, उनको लगता था उनसे ऊपर कोई नहीं है। वैसे ही इनको भी सारे कवियों का गोरखनाथ माना गया, सबसे ऊपर माना गया इनको, क्योंकि ये दूसरे कवियों के लिए भी लड़ते थे। ये दूसरे कवियों की अगर किसी की रिस्पेक्ट नहीं हुई, अगर किसी भी काव्य सम्मेलन में किसी कवि की इंसल्ट कर दी, उसका इन्होंने मान नहीं किया, तो क्या ये खुद भड़क जाते थे कि तुम कवि का मान क्यों नहीं कर रहे हो, उसका अपमान क्यों कर रहे हो, ठीक है। गंगा पांडे ने इन्हें महाप्राण निराला की उपाधि दी। अब इसका क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण निराला की उपाधि किस लेखक ने दी, किसने दी? तो उनका नाम था गंगा प्रसाद पांडे। गंगा प्रसाद पांडे ने इन्हें महाप्राण निराला की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके। रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना 1920 को इनकी पहली रचना मानते हैं, जबकि इनकी पहली रचना थी जूही की कली। तो 1920 में जो इनकी भारत माता की वंदना कविता आई, इसको पहली रचना किसने माना? रामविलास शर्मा ने। किसने माना? रामविलास शर्मा ने। 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी को अपरा काव्य ग्रंथ के लिए 2100 रुपये से पुरस्कृत किया। इनको नगद इनाम दिया गया 2100, 2100 रुपये का। तो क्वेश्चन बन सकता है कि निराला जी को 2100 रुपये का पुरस्कार कौन से काव्य ग्रंथ के लिए मिला था? तो उसका नाम है अपरा काव्य ग्रंथ के लिए उन्हें 2100 रुपये का नगद इनाम मिला था। और कब मिला था? 1949 में, 1949 में, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन निकल सकते हैं ये। अब इनकी रचनाएं, कुछ रचनाएं हैं और उनके सन साथ में दे रखे हैं। रचना अनामिका, और ये रचना नहीं है, ये काव्य संग्रह। इनके अंदर अनामिका कोई कविता नहीं है, अनामिका के अंदर और कविताएं हैं, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। तो पहला काव्य संग्रह है इनका अनामिका, जो 1923 में आया था। फिर आया परिमल 1930 में, दूसरा आया परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में। अब इनकी जो पहली रचना है वो जूही की कली है। अब उसे पूछा जा सकता है कि कौन से काव्य संग्रह की रचना है, तो वो अनामिका की है, क्योंकि पहला काव्य संग्रह इनका अनामिका है और पहली कविता भी जूही की कली है। तो पहले काव्य संग्रह में पहली कविता होगी ना, तो जूही की कली कविता कौन से काव्य संग्रह से है?
अनामिका से, जो 1923 में आया था। ओके, परिमल 1930 में आया, गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय, अनामिका का दूसरा पार्ट 1938 में आया था। इसी संग्रह में सरोज स्मृति, अब सबसे इंपॉर्टेंट संग्रह यही है अनामिका द्वितीय, क्योंकि इसकी सारी कविताएं हमें पढ़नी है। इसमें थी सरोज स्मृति जो उन्होंने अपनी बेटी की याद में लिखी थी उसकी मृत्यु के बाद, राम की शक्ति पूजा जैसी प्रसिद्ध कविताएं इसी काव्य संग्रह की है। इसके बाद तुलसीदास, तुलसीदास एक खंड काव्य है, कोई काव्य संग्रह नहीं है। इसके अंदर तुलसीदास के अंदर रामायण के कुछ पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो वो तुलसीदास एक खंड काव्य, तुलसीदास काव्य संग्रह ना होकर क्या है, एक खंड काव्य है, जो आगे इसने लिखा भी होगा। 1938 में आया था तुलसीदास। फिर आया कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता भी काव्य संग्रह है। कुकुरमुत्ता कोई कविता नहीं है, एक काव्य संग्रह है, ठीक है। इसके अंदर और भी कविताएं हैं, 7 कविताएं हैं इसके अंदर, कुकुरमुत्ता के अंदर 7 कविताएं हैं, जो कि 1942 में आया था। कुकुरमुत्ता कब आया? 1942 में। अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, और इनकी जो अंतिम काव्य संग्रह था वो सांध्य कांकली आया था 1969 में, जो उनकी मृत्यु के उपरांत आया था, उनकी मृत्यु के बाद आया था। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब अनामिका द्वितीय जो 1938 में, उसकी संकलित कविताएं कौन कौन सी हैं? अनामिका द्वितीय के अंदर कौन कौन सी कविताएं हैं? सरोज स्मृति है, प्रेयसी है, प्रेमिका, राम की शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर, पूरा नहीं लिखा, तोड़ती पत्थर लिखा, वह तोड़ती पत्थर, सच है। जबकि परिमल 1930 में, ये 1938 अनामिका की कविताएं हैं, सरोज स्मृति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर और सच है। और परिमल 1930, परिमल जो 1930 में आया था उसमें कौन कौन सी कविताएं हैं? जूही की कली 1916 में आई थी, बादल राग, पंचवटी प्रसंग, फिर भिक्षुक। अब विशेष क्या है इसके अंदर? परिमल की भूमिका में निराला लिखते हैं, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। गीतिका काव्य संग्रह, गीतिका काव्य संग्रह, इसमें गीत संकेत है, मतलब गीत के रूप में कविताएं हैं। प्रमुख रूप से वरदे वीणा वादिनी वरदे, सरस्वती जी के बारे में लिखा गया है, सरस्वती वंदना है, वरदे वीणा वादिनी वरदे। फिर तुलसीदास जो 1938 में रचित खंड काव्य है, जिसमें 101 छंद हैं, जिसके अंदर 101 छंद हैं। यह किसी काव्य संकलन में संकलित नहीं है, ये एक खंड काव्य है। चौथा है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति जो पूजा जो है बंगला लेखक कृतवास रामायण पर आधारित है। कृतवास मतलब अलग अलग रामायण है, कंबन रामायण है, कृतवास रामायण, कंबन रामायण साउथ की है, कृतवास रामायण है, ठीक है। वाल्मीकि रामायण है, जो हम देखते हैं वो क्या है? वाल्मीकि रामायण है। अब कृतवास रामायण की विशेषता क्या है? इसके अंदर राम के इमोशंस को दिखाया गया है, इसके अंदर राम को रोते हुए दिखाया गया है, उसके इमोशंस बताए गए हैं, ठीक है। राम की शक्ति पूजा में वही है, वो दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी जो शक्ति जो है उसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो इसमें राम के इमोशंस को दिखाया गया है, इसीलिए ये कृतवास रामायण पर आधारित है। तो कृतवास रामायण की विशेषता यही है कि उसके अंदर इमोशंस हैं। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत सरोज स्मृति है, पूरी हिंदी का अगर सर्वश्रेष्ठ शोक गीत देखा जाए तो वो सरोज स्मृति है, जो कि इन्होंने लिखा था निराला जी ने, ठीक है, अपनी बेटे की याद में। उनकी बेटी की जो सरोज थी उसकी मृत्यु के बाद इन्होंने लिखा था, ठीक है। जूही की कली मतवाला पत्रिका में 1923 में प्रकाशित हुई। अब ये एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1923 में, जूही की कली, ठीक है। कुकुरमुत्ता 1942 प्रगतिवादी कविता, प्रगतिवादी मतलब इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से पूंजीवाद ने समाज को जकड़ रखा है, इसमें उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है, इसीलिए इसको प्रगतिवादी कविता कहा जाता है। तो इन्होंने कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी कविता तो लिखी है, लेकिन वो प्रगतिवादी कवि नहीं है। अगर निराला जी के बारे में पूछा जाए तो कौन से कवि हैं? छायावादी कवि हैं, वो प्रगतिवादी कवि नहीं हैं। उन्होंने प्रगतिवादी कविताएं लिखी हैं, लेकिन फिर भी हम उनको प्रगतिवादी कवि नहीं कह सकते। कुकुरमुत्ता जो एक प्रगतिवादी कविता है, लेकिन निराला जी को उसके बेस पे हम प्रगतिवादी कवि नहीं कह सकते, वो एक छायावादी कवि हैं। क्या है? जो हंस कुकुरमुत्ता 1942 प्रगतिवादी कविता है, जो हंस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हंस पत्रिका में सबसे पहले कौन सी कविता प्रकाशित हुई थी? निराला जी की कुकुरमुत्ता। कब हुई थी? 1942 में। और ये कैसी कविता थी? ये एक प्रगतिवादी कविता थी। ओके,
प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता को निराला का प्रस्थान बिंदु कहा। प्रस्थान मतलब आगे बढ़ने का बिंदु कहा, मतलब इस बिंदु से वो आगे बढ़ते हैं। जबकि नंद किशोर नवल ने हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा। प्रभाकर माचवे ने कहा कुकुरमुत्ता निराला का प्रस्थान बिंदु है, निराला को आगे लेके जा रहा है। जबकि नंद किशोर नवल ने कहा ये हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु है, इसके जरिए हिंदी साहित्य आगे जा रहा है। ठीक है। अणिमा गीतों का संग्रह, अणिमा भी एक गीतों का संग्रह है जिसमें स्नेह निर्झर बह गया, उसमें एक कविता है जिसका नाम है स्नेह निर्झर बह गया। बेला 1946 में आया था, यह प्रसिद्ध गजल संग्रह है, इसके अंदर सारी गजलें हैं। ठीक है। अब इसमें नोट दे रखा है जो हम पहले बता चुके हैं, गंगा प्रसाद पांडे ने इन्हें महाप्राण निराला की उपाधि दी थी, हम पहले पढ़ चुके हैं इस बार। उनको महाप्राण निराला की उपाधि किसने दी थी? गंगा प्रसाद पांडे ने दी थी। ठीक है। मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला है। अगर पूछा जाए मुक्त छंद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। इनके अकॉर्डिंग कोई मुक्त छंद का मतलब कोई नियम नहीं, कोई रूल नहीं लगता, कहीं पर भी कोई भी छंद इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई रूल नहीं है। भावानुकूल यति विधान, इमोशंस के अकॉर्डिंग जहाँ जो चीज़ सेट होती है वहाँ सेट कर दो। चरणों की अनियमितता, मतलब कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, यही मुक्त छंद होता है। और मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? निराला जी हैं। ठीक है। अब कुछ कविताओं की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, एक लाइन दे दी और ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कविता की लाइन है, कौन सी कविता की पंक्ति है। जैसे इसने पहली लाइन लिखी है, विजन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, तो ये जूही की कली कविता से। जब हम कविताएं पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी पंक्ति कौन सी कविता की है। ठीक है। दूसरी लाइन दे रखी है, मैं शैली अपनाई, ये अधिवास कविता से ली गई है। ठीक है। वह आता दो टूक कलेजे में करता पछताता, ये भिक्षुक कविता से ली गई है। दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमां से उतर रही, ये जो लाइन है वो संध्या सुंदरी कविता से है। ठीक है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये राम की शक्ति पूजा से है। भारत के नभ का प्रभावपूर्ण, यह तुलसीदास से है। ठीक है। तो ये कुछ कविताएं थी। हमने इंट्रोडक्शन किया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कौन कौन सी कविताएं की, किस प्रकार के उनके काव्य संग्रह थे, उन्हें महाप्राण निराला की उपाधि किसने दी, उनका सर्वश्रेष्ठ शोक गीत क्या है, सरोस्मृति है। ठीक है। हमने सारे इसके इंट्रोडक्शन पढ़ लिए। अब इसकी जो हम पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कुकुरमुत्ता कविता। अब कुकुरमुत्ता कविता पढ़ेंगे, ये 1942 में आई थी। कुकुरमुत्ता कविता का जो मूल स्वर है वो प्रगतिवादी है। प्रगतिवादी मतलब आगे बढ़ रहे हैं, मतलब नयापन आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है। ठीक है। प्रगतिवादी है। इसमें दो फूलों का इस्तेमाल किया गया है, एक कुकुरमुत्ता का फूल है जिसकी सब्जी भी बना सकते हैं। ठीक है। और एक गुलाब का फूल है। ठीक। तो दो फूलों के बाद गुलाब जो है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, पूंजीपति मतलब कैपिटलिस्ट। ठीक है। कुकुरमुत्ता जो है वो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। सर्वहारा मतलब जो गरीब, श्रमिक, पिछड़े लोग हैं वो सर्वहारा, कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता मूलतः निराला की एक लंबी कविता है। अगर देखें तो बहुत लंबी कविता है। कविता दो खंडों में है, जिसमें प्रथम खंड में कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग करता है। व्यंग करता मतलब उसे ताने देता है, सुनाता है उसे। ठीक है। उसके बारे में बताता है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसको असलियत बताने की कोशिश करता है उसकी। द्वितीय खंड में नवाब की बेटी बहार को अपनी हमजोली गोली की माँ ने बनाया कुकुरमुत्ते का कबाब बहुत पसंद आता है। दूसरे खंड में क्या है, एक नवाब है जिसकी बेटी को कुकुरमुत्ता का की सब्जी जो है बहुत पसंद आती है। उसकी हमजोली मतलब उसकी फ्रेंड गोली, उसकी माँ ने सब्जी बना के उसे खिलाई जो उसे बहुत पसंद आती है, नवाब की बेटी को। ठीक है। तो दूसरे खंड में उसके बारे में बताया गया है। तो कुकुरमुत्ता कविता में 7 कविताएं संकलित है। अकेली वो कविता नहीं है, उसमें 7 कविताएं हैं। पहला है गरम पकौड़ी, दूसरी प्रेम संगीत, तीसरी है रानी और कानी, चौथा खजोहरा, और 5वां है मास्को डायग्लास, स्फटिक शिला, खेल, और फिर लास्ट में है कुकुरमुत्ता। ठीक है। अब हम कुकुरमुत्ता के बारे में पढ़ रहे हैं, कविता स्टार्ट कर रहे हैं। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनवी का मनहर लग रहा था, एक सपना जग रहा था। सांस पर तहजबी की, गोद पर तरतीब की, क्यारियाँ सुंदर बनी, चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहाँ लग रहे थे खुशनुमा। अब इसमें क्या है, एक थे नवाब, मतलब इसमें बताया गया कि जो गुलाब है
वो इम्पोर्टेड फूल है, बाहर से मंगाया जाता है। फारस मतलब बाहर की कंट्री है, वहाँ से उसको मंगाया और एक बहुत बड़े खेत बाड़ी में, बाड़ी मतलब बगीचे, बहुत बड़े बगीचे में उसको लगाया गया। उसके साथ कुछ देसी पौधे भी उगाए गए। अब उसकी देख रेख के लिए कई माली रखे, नौकर रखे। कह रहा है गजनवी का बाहर बाग मनहर लग, इन सब फूलों की वजह से, इन सब पौधों की वजह से जो गजनवी है, एक बड़ा आदमी है जिसका बाग बहुत ज़्यादा मनहर, अट्रैक्टिव, सुंदर लग रहा था। एक सपना जग रहा था, मतलब उसको बाग को देखकर एक सपना सा लग रहा था। सांस पर तहजबी की, गोद पर तरतीब की, क्यारियाँ सुंदर बनी। मतलब सांस पर तहजबी की मतलब एक फ्रेश एयर उसको मिलती है। गोद पर तरतीब की क्यारियाँ, मतलब चारों तरफ सुंदर सुंदर क्यारियाँ बन गई। चमन में फैली गनी, फूलों के पौधे, वहाँ वहाँ पर फूलों के पौधे सारे खुशनुमा लग रहे थे, सारे खिले खिले फूल लग रहे थे। अब फूलों के पौधे कौन कौन से हैं? बेला, गुलशब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलिनी, चंपा, गुल मेहंदी, गुलखेरू, गुलब्बास, गेंदा, गुलादाउदी, निवाड़, गंधराज और किरने फूल फवारे कई। मतलब फूलों के नाम बताए गए हैं। इतने सारे फूल उस बाग के अंदर थे। रंग अनेकों सुर्ख गनी, चंपई आसमानी, सब्ज फिरोज सफ़ेद, जर्द बादामी, बसंत सभी भेद, फलों में के भी पेड़ थे। अब वो कह रहा पहले तो उन्होंने फूलों के नाम गिनाए, अब उसके रंग, कई रंगों के फूल थे। सुर्ख, घनी, चंपई, चंपई कलर, आसमानी कलर, सब्ज कलर, फिरोज, सफ़ेद, जर्द, बादामी, बसंत, ये सभी कलर, अलग अलग कलर के फूल थे, अलग अलग रंगों के फूल थे। और साथ में फलों के भी पेड़ थे, उन फूलों के साथ फलों के भी पेड़ थे। ये एक बगीचे का वर्णन किया गया है, एक नवाब मतलब एक बड़े आदमी के बगीचे का वर्णन किया। बड़ा आदमी, इसका नाम इसने लिखा हुआ है गजनवी, ठीक है। अब जो फलों के भी पेड़ थे, कौन कौन से फल थे उसके अंदर? आम, लीची, संतरे और फालसे, इन फलों के पेड़ थे। चटकती कलियां निकलती मृदुल गंध, लगे लगकर हवा चलती मंद मंद। मतलब नई नई कलियां चटक कर निकल रही हैं, उसमें जो जो हल्की हल्की सुगंध आ रही है, वो हवा के साथ धीरे धीरे बह रही है। चहकती बुलबुल मचलती टहनियाँ, बाग चिड़ियों का बना था आसिया। मतलब वो बाग के अंदर टहनियों के ऊपर बुलबुल मचल रही हैं, चिड़िया चहक रही हैं, वो मतलब चिड़ियों का एक आसिया सा बन गया था। साफ रहा सरा दानों और, दूर तक फैले हुए कुल छोर, बीच में आरामगाह दे रही थी बड़प्पन की था। अब चारों तरफ बाग खुला हुआ है, छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं किनारों के ऊपर, और बीच में क्या है? एक आरामगाह, मतलब कुछ चेयर लगाकर शान से बैठने की जगह है बाग के बीचों बीच, कुछ टेबल और चेयर लगाकर, ठीक है। तो इससे क्या है? बड़प्पन की था, मतलब ऐसा लगता है किसी बहुत बड़े रईस आदमी का बगीचा है, जिसने बीच में बैठकर पूरे बगीचे का आनंद वो ले रहा है, ठीक है। कहीं झरने, कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन नकली, कहीं झाड़ी। आया मौसम, खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोबोदाब, ठीक है। कह रहा कहीं झरने की झरझर है, कहीं छोटी सी पहाड़ी है, कहीं बिल्कुल सुथरा चमन, साफ सुथरा चमन फूलों से खिला हुआ, और कहीं नकली झाड़ियाँ भी हैं। कई क्या होते हैं बाग के अंदर, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट भी लगा लेते हैं। आया मौसम, खिला फारस का गुलाब। अब सर्दियों का मौसम आ गया, उसके अंदर फारस का जो गुलाब वो जो बाहर से लेके आया था वो खिल उठा है। जैसे ही वो खिला तो बाग पर उसका पड़ा था रोबोदाब। मतलब जैसे ही वो गुलाब का फूल खिलता है तो सारी चीज़ें उसके आगे फीकी पड़ जाती हैं, वो सबके अंदर से अलग ही, उसका अलग ही उसकी अलग ही एक शान है। वहीं गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता। मतलब ये तो एक बहुत सुंदर बाग है जिसमें फारस से गुलाब मंगाया गया था, जो खिल गया तो सबके ऊपर उसका रौब पड़ रहा है, ठीक है, उसका अलग ही रौब है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कहीं गंदगी में एक अपने आप उगा हुआ कुकुरमुत्ता सर उठा के बोलता है, क्या बोलता है? अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप। उस गुलाब को कहता है तो सुन, इतना मत ऐठ, तूने जो खुशबू और रंगो आप पाया है ना, उसके लिए क्या किया तूने? खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा धाम। वो गुलाब से कहता है कि तू भूल मत, तूने खुशबू कहाँ से पाई है, तूने खाद का खून चूसा है, तू अशिष्ट है,
इसमें कैपिटलिस्ट को दिखाना चाह रहा है, वो दर्शाना चाह रहा है कि एक जो कैपिटलिस्ट है, जो बड़ा आदमी बन गया है, तो ऐसे नहीं बना, गरीबों को खून चूस कर बना है, गरीब लोगों की मेहनत से बना है। वैसे ही उसको खूब, गुलाब को वो कहता है कि तूने खाद का खून चूसा, तू इतना अशिष्ट है कि तूने खाद का पूरा खून चूस लिया, उससे तू सुंदर बन पाया है। तू डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम। तू आज कैपिटलिस्ट बनकर अपने आप को ज़्यादा इतरा रहा है, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन तुझे नहीं पता तूने कितने लोगों को गुलाम बना दिया। ठीक है, माली कर रखा सारा है सहाय जाड़दाम। एक गुलाब की देख रेख के लिए माली रखा जाता है, जो सर्दी हो चाहे कुछ भी हो उसकी देख रेख करेगा, उसकी कली को काटेगा, मतलब उसके कांटे वाटे छांटता रहेगा, उसके लिए क्या होगा, कलम बना के नए गुलाब उगाएगा। ठीक है, तो वो क्या, तूने पूरे माली का जीना आराम कर रखा है, जिसकी वजह से तू आज खिल रहा है। हाथ जिसके तू लगा, पैर सर रखकर वो पीछे को भागा, औरत की जानी मैदान ये छोड़कर, तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर। कह रहा हाथ जिसके भी हाथ तू लग गया, जो गुलाब है जिसके भी पास आ गया, वो ऐसे भागा है मैदान छोड़कर, जैसे टट्टू जो है तबेले को छोड़कर भागता है। टट्टू जो है जब तबेले में आ जाता है ना, तो उसको छोड़कर भागता है। इसी तरीके से तूने भी लोगों को गुलाम बनाकर छोड़ दिया है, लोग गुलाम बन गए तेरी वजह से। साहो राजो अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारण से तू रहा न्यारा। कह रहा तेरे को तो सिर्फ अमीर लोग प्यार करते हैं, जो तेरे को अफोर्ड कर सकते हैं, जो तेरी देख रेख कर सकते हैं। गरीबों के बस की नहीं है तेरे को संभालना। तो गरीबों से तू क्या है, तू साधारण लोगों से दूर है, तू साधारण लोगों से हमेशा दूर रह सकता है, साधारण लोगों के साथ नहीं रह सकता, तू हमेशा अमीरों के पास ही रह सकता है। वरना क्या तेरी हस्ती है, पहुँच तू कांटों से ही भरा है, यह सोच तू। कह रहा तू अमीरों के पास है इसलिए तेरी हस्ती है, इसीलिए तू खिल रहा है। अगर तू अमीरों के पास नहीं होता तो तेरी क्या हालत होती, तू तो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। अगर तू अमीरों के पास नहीं होता, तेरी कोई अगर माली तेरी देख रेख ना करता तो तू सर्वाइव नहीं कर पाता, तू हमेशा कांटों से भरा रहता है। ये सोच। कली जो चटकी अभी, सूख कर काटा हुई होती कभी। तेरी जो कली चटकी, अगर उसकी देख रेख ना की जाए, अगर तेरे को खाद ना मिले, तो तू कभी भी उसको अब कब का सूख कर काटा हो गया होता, तो कभी खिलता नहीं। ठीक है, रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी। मतलब इसमें भी बताया गया कि जो कैपिटलिस्ट होता है, जो एक पूंजीवादी व्यक्ति होता है, वो गरीबों को खून चूसता रहता है। अगर गरीब उसके लिए काम नहीं करेंगे तो वो अमीर नहीं हो सकता। अगर गरीब एक अमीर व्यक्ति के लिए काम ना करे तो वो अमीर नहीं हो सकता। तो वही कह रहा है, रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी। कह रहा है तेरे अंदर रोज पानी डलता है, तेरी रोज देख रेख की जाती है, तू इतना हरामी है कि अगर तेरी देख रेख ना होती तो तू नहीं खिलता। चाहिए तुझको सदा मेहरू निस्सा, जो निकाले इत्र रू ऐसी दिशा। मतलब तुझे तो हमेशा एक मेहरू निस्सा की ज़रूरत है, जो तेरे अंदर से इत्र निकाले और बाजार में बेचे। इत्र के काम आता है, खुशबू के काम आता है। तो मेहरू निस्सा एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जिसने इत्र का काम शुरू किया था, इत्र निकालने का काम। सबसे पहला इत्र जिसने बनाया था, किसने बनाया था? मेहरू निस्सा ने। ठीक है, बहाकर ले चले लोगों को, नहीं कोई किनारा, जहां अपना नहीं कोई भी सहारा। मतलब तू तो उन लोगों में से है जो लोगों को अपने साथ ले जाए और ऐसी जगह ले जाकर छोड़ देगा जहां कोई किनारा भी नहीं मिलेगा उसे। ऐसे ही कैपिटलिस्ट है, लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं, जहां उनकी ज़रूरत खत्म वहीं उनको छोड़ देते हैं, बीच मझधार में। जब तक वो काम कर रहे ठीक है, जब उनके लिए काम करना बंद किया तो उन्होंने छोड़ दिया। तो गुलाब को भी कहा है, तू लोगों को अपने साथ तो ले जाता है, लेकिन एक जगह ले जाकर तू उसको ऐसी जगह छोड़ देता जहां उसे कोई सहारा तक नहीं मिलता। ठीक है, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, पेट में डंड पेले हुए चूहे, जवा पर लफ्ता प्यारा। मतलब जो गुलाब है, जो कैपिटलिस्ट है, कितना भी उसके पास पेट खाली हो, पैसा ना हो, लेकिन वो अपनी शान को नहीं छोड़ सकता अपनी। ठीक है, चाहे वो कर्जे में डूबा हो, अपनी शान को नहीं छोड़ सकता। जैसे माल्या पूरा कर्जे में डूबा है लेकिन भाग गया, बाहर चला गया, अपनी शान और शौकत को वो नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही जो गुलाब है, ठीक है, वो बिल्कुल मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन शान को नहीं छोड़ेगा अपनी। ठीक है, देख मुझको मैं बड़ा, टेढ़ बलिशत और ऊंचे पर चढ़ा, और अपने से उगा मैं, बिना दाने का चुगा मैं। कह रहा मुझको देख, मैं अपने आप उगा हूँ और अपने आप ही मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के खाद की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। कलम मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप जगता। तेरी तो कलम काट कर तेरे को उगाया जाता है, उसके लिए भी तेरे को किसी के सहारे की ज़रूरत है। एक ऐसे पूंजीवादी जो होता है, कैपिटलिस्ट होता है,
अगर मजदूर काम नहीं करेगा तो वो खुद उठ के काम नहीं कर सकता, वो पैसा नहीं कमा सकता। अगर मजदूर उसके लिए काम करना बंद कर देगा तो वो भूखा मर जाएगा। तो वो गुलाब से कह रहा है मुझे देख, मैं अपने आप उगा हूँ, अपने आप आगे बढ़ा हूँ, मेरी कोई कलम नहीं लगती, मैं अपने आप ही जगता हूँ, मैं किसी के सहारे नहीं हूँ। तू है नकली मैं हूँ मौलिक, तू है बकरा मैं हूँ कौलिक। कह रहा तू तो नकली है, अपने आप से कुछ नहीं है, मैं मौलिक हूँ, मैं सच्चाई हूँ, मैं अपने आप उगता हूँ। तू है बकरा, तू बकरा है, और मैं हूँ कौलिक। कौलिक मतलब तांत्रिक, जब बकरे को काटने के लिए तांत्रिक को बुलाया जाता है, मंत्र मंत्र वगैरह करके बकरे को काटता है। कह रहा मैं तांत्रिक हूँ और तू बकरा है, मैं तुझे काट सकता हूँ, ठीक है, मैं तेरी वैल्यू को ख़त्म कर सकता हूँ। तू रंगा मैं धुला, तेरे अंदर तो रंग है, लोगों को पसंद आता है, मैं धुला हुआ हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा। पानी मैं तू बुलबुला, मैं पानी हूँ जिससे किसी का पेट भरेगा, जिससे किसी को सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तू तो बुलबुला है, थोड़ी देर में फूट जाएगा, तू किसी काम का नहीं है। तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैं गिरते को उभाड़ा। मतलब कैपिटलिस्ट जो है वो दुनिया को बिगाड़ रहा है, वो लोगों का शोषण कर रहा है, लेकिन एक मजदूर जो है वो कैपिटलिस्ट को उठा रहा है, ठीक है। तो उसने तो बिगाड़ा है, गुलाब बिगाड़ता है, लेकिन जो कुकुरमुत्ता है वो लोगों को उभारता है। तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक दी दो तीन मैं गुन सुनाकर। कह रहा तूने तो लोगों की रोटी भी छीन ली, जनखा मतलब उन लोगों को तूने नपुंसक बना दिया है, बिना किसी काम का बना दिया है, ठीक है। ऐसी ऐशो आराम की आदत डाली है कि वो कुछ काम ही नहीं कर सकते। तूने लोगों को नपुंसक, जनखा मतलब नपुंसक बना दिया, ना वो महिला रहे ना पुरुष रहे। और मैंने लोगों को एक के तीन करके दिए हैं, मैंने लोगों को एक के तीन करके देता हूँ। तो ये कविता है, इसका कुछ पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इस पार्ट में इतनी ही कविता है, इसको कंप्लीट हम अगले पार्ट में करेंगे और आगे दूसरी कविता जूही की कली भी पढ़ेंगे।